Hi friends, myself Pawan Kumar Pawar. Again welcome to my YouTube channel Vital Nursing Classes. फ्रेंड्स आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं और उनके बारे में स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट का 1-2 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ अपन थोड़ी इनकी जो थ्योरी है उसको भी कवर करेंगे और आप जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन बी है ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट, ऑप्शन सी है नेट रिप्रोडक्टिव रेट और ऑप्शन डी है जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन टर्म्स के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है जैसे एक वुमन है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, जैसे रिप्रोडक्टिव एज इसको बोलते हैं अपने 15 से जो 45 साल की उम्र होती है ना, जिसमें बच्चे मतलब वो पैदा कर सकती है, उस प्रकार की एज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। तो एक वुमन 15 से 45 साल की उम्र में जितने बर्थ मतलब जन्म दे सकती है उसको बोलते हैं उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे एक फीमेल है, जैसे ये यहाँ पे एक फीमेल है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 साल उसकी रिप्रोडक्टिव एज है। ठीक है, अब 15 से 45 साल में वो 2 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, जैसे 2 बच्चों को जन्म देती है तो इस प्रकार की रेट को बोलते हैं क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट। ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है जैसे एक फीमेल है, ठीक है, जैसे एक फीमेल है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल की उम्र में अगर जैसे 2 डॉटर्स को जन्म देती है, इसमें सिर्फ फ्रेंड्स डॉटर्स को ही मतलब इंक्लूड करते हैं, यानी 15 से 45 साल की उम्र में एक फीमेल 2 डॉटर्स को जन्म देती है तो वो उसकी ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट होगी। इसमें फ्रेंड्स से सिर्फ डॉटर को इंक्लूड करते हैं, सन को इंक्लूड नहीं करते। जो थर्ड टर्म है वो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे एक फीमेल है, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी रिप्रोडक्टिव एज जैसे 15 से 45 साल उम्र है। ठीक है, एक फीमेल की 15 से 45 साल उम्र है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव एज है, वो 2 डॉटर्स को जन्म देती है, जैसे एक ये डॉटर्स हो गई और एक ये डॉटर्स हो गई। ठीक है, अब इन दोनों डॉटर्स की जो रिप्रोडक्टिव एज होगी उसमें ये जो जितने डॉटर्स को जन्म देगी, ये जैसे इस डॉटर ने 2 डॉटर को जन्म दिया और इस डॉटर ने डॉटर्स को जन्म दिया, तो इस प्रकार की रेट को बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। यानी कि जैसे ये फीमेल थी, उसकी रिप्रोडक्टिव एज में इसने 2 डॉटर्स को जन्म दिया। ठीक है, फिर वो दोनों डॉटर्स खुद की रिप्रोडक्टिव एज में जितनी डॉटर्स को जन्म देती हैं, ठीक है, उस प्रकार की रेट को बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है जैसे एक वुमन, ये जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है पर 1000 वुमन, यानी 1000 वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में जितने लाइव बर्थ को जन्म देती है वो उसकी जनरल फर्टिलिटी रेट कहलाती है। यानी जैसे 1000 वुमेन्स है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में 1000 ही बच्चों को जन्म देती हैं, तो उस प्रकार की रेट को बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा कि जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होती है ना, नेट रिप्रोडक्टिव रेट वो मोस्टली यानी बेस्ट इंडिकेटर होती है किसका, फर्टिलिटी का। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच इंडिकेटर गिव्स अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ कंप्लीट फैमिली साइज। इसका मतलब होता है कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटर फैमिली साइज का प्रॉपर एस्टिमेट करता है, यानी उसका अनुमान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल फर्टिलिटी रेट, बी ऑप्शन है ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट, सी ऑप्शन है नेट रिप्रोडक्टिव रेट और जो फोर्थ ऑप्शन है वो जनरल फर्टिलिटी रेट है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इनके बारे में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था इन टर्म के बारे में, जो दोबारा इस टर्म के बारे में नहीं बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है, यानी फैमिली साइज को कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट इंडिकेट करती है फैमिली साइज को, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? ए। एक बार टोटल फर्टिलिटी रेट को मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। जैसे एक वुमेन है, अपनी रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल है इसकी, जैसे कोई भी फीमेल होती है उसकी रिप्रोडक्टिव डेट होती है, सॉरी एज होती है, वो 15 से 45 साल होती है। तो इन 15 से 45 साल की उम्र में वो जितने बर्थ को मतलब बच्चों को जन्म देती है, वो उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैमिली साइज का बेस्ट इंडिकेटर होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी कंट्री, यानी कोई भी देश है उसका हेल्थ स्टेटस जानने के लिए अपन कौन सा इंडिकेटर यूज लेते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है IMR, बी ऑप्शन है MMR, सी ऑप्शन है NMR और डी ऑप्शन है CDR। यानी एक का मतलब होगा इन्फेंट मोटिलिटी रेट, बी का मतलब होगा मैटरनल मोटिलिटी रेट, सी का मतलब होगा न्यूनेटल मोटिलिटी रेट और डी का मतलब होगा क्रूड डेथ रेट। तो किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस जानने के लिए उसका हमेशा इन्फेंट IMR होता है ना, वो यूज़ करते हैं, इन्फेंट मोटिलिटी यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और मोस्टली स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा इन्फेंट मोटिलिटी रेट। अभी जो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा MMR है, सॉरी IMR है, वो किसकी है? MP की। और सबसे कम IMR है वो है केरला की। ये वहाँ के हेल्थ स्टेटस को बताती है कि कौन सा स्टेट का हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है। तो एमपी का सबसे मतलब जो IMR वो सबसे ज़्यादा है और केरला की सबसे कम है। इन पे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बर्थ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज, यानी किसी का जन्म हुआ तो कितने दिन के अंदर अंदर उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक्ट आया था, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई भी बर्थ होता है या डेथ होता है, उसका मतलब मोस्टली 21 डेज होते हैं, 21 डेज के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड सी। और अगर मैरिज होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। अगर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन पूछता है तो 21 डेज, और अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन पूछता है तो 30 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे मैंने लिख भी रखा है, जैसे अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग 21 डेज के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्टर करवाने देना चाहिए और मैरिज को 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ए मोस्ट कॉमन AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार AEFI का भी मतलब फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब होता है जैसे कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो उसका कौन सा साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है। जो रोटावायरस वैक्सीन होता है, अब इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है GBS यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम, बी है इनकॉन्सेबल स्क्रेमिंग और सी है इंटुससेप्शन और फोर्थ है VAPP। मैं इनके बारे में थोड़ा सा सुपरफिशियली बता देता हूँ। GBS होता है वो मोस्टली PNS की डिजीज़ होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है खुद की बॉडी की इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी खुद के इम्यून सिस्टम पर अटैक करने लग जाती है, उस प्रकार की डिजीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो GBS में क्या होता है, अपनी खुद की जो एंटीबॉडीज होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, उनकी जो माइलिन शीथ होती है उसको डिस्ट्रैक्शन करने लग जाती है, तो उस डिजीज को बोलते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम। इनकॉन्सेबल स्क्रीमिंग का मतलब होता है बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है, यानी बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्राई करता है, उसको बोलते हैं इनकॉन्सिबल स्क्रीनिंग। इंटुससेप्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई इंटेस्टाइन का जैसे कोई पार्ट है,
जैसे ये पार्ट है इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसके अंदर इंटेस्टाइन का अगर दूसरा पार्ट, ये पार्ट अगर टेलीस्कोप कर जाता है, इसको इंटरसेप्शन को टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं, तो अगर एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट इंसर्ट कर जाता है तो उस प्रकार की डिजीज को बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टर्म है वीएपीपी। वीएपीपी का मतलब होता है वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियो। इसको मैं समझा देता हूँ फ्रेंड। जैसे कोई किसी बच्चा है, कोई बच्चा है, उसको अपन ने ओपीवी पिलाई, ठीक है। ओपीवी पिलाने के बाद क्या होता है, ओपीवी जैसे ही अपने इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, जो अपना ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, लास्ट जो टर्मिनल ड्यूडेनम होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे ये पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे जो लिम्फ नोड होते हैं उनको बोलते हैं पेयर्स पेचेज। ये यहाँ पे क्या होता है, ओपीवी का क्या वायरुलेंस होने लग जाता है, यहाँ पे मतलब मल्टीफिकेशन होता है। तो मल्टीफिकेशन होने के बाद में जो बच्चे का जो फिकस होता है ना, उसके द्वारा इसकी शेडिंग, जो वायरस होता है ना, इसकी शेडिंग 6 वीक तक इसकी शेडिंग होती है। कब तक होती है फ्रेंड्स? 6 वीक तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पेयर्स पेचेज कहाँ होते हैं। पेयर्स पेचेज होते हैं वो टर्मिनल इलियम में होती है, और जो ओपीवी की शेडिंग वो 6 वीक तक होती है। इस ड्यूरेशन में अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, वो अगर इस बच्चे के कांटेक्ट में आ जाता है या इस फिकस के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको वीएपीपी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक प्रकार की हार्ड इम्यूनिटी का एक एग्जांपल है फ्रेंड्स। हार्ड इम्यूनिटी अगर आपको समझनी है तो मैंने प्रीवियसली एक इम्यूनिटी पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो आप उसमें जाकर उसको समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा क्या, रोटावायरस वैक्सीन का। अगर रोटावायरस वैक्सीन का अगर AEFI पूछते हैं तो उसका राइट आंसर आएगा इंटरसेप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे मैंने थोड़े से जितने वैक्सीन है उनके जो AEFI या एडवर्स इवेंट है उनके बारे में मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर रखा है, तो मैं एक बार उनको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अपना है BCG। BCG में एक तो होता है बेगोसियोसिस, एक होता है कोल्डेप्सिस। BCGiosis का मतलब होता है जैसे किसी को BCG वैक्सीन दे दिया, तो BCG के बाद वैक्सीन देने के बाद जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है उसके लंग्स में। ये ग्रेन्यूमेटोसिस डिजीज होती है, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, उसको बोलते हैं BCGiosis। और कोल्डेप्सिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई सा भी बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से मतलब कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर कोई व्यक्ति शो नहीं करता है तो उस प्रकार के एप्सिस को बोलते हैं कोल्डेप्सिस। मोस्टली जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, उसमें ये देखने को कोल्डेप्सिस देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओपीवी। ओपीवी का जो AEFI होती है यानी एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियो। थर्ड है DPT। DPT का होता है इनकॉन्सिबल स्क्रीमिंग, यानी बच्चा एक्सेसिव क्या करता है, क्राई करता है। नेक्स्ट है पर्टुसिस। पर्टुसिस का होता है HEE यानी हाइपोटोनिक हाइपोरेस्पॉन्सिव एपिसोड। इसका मतलब होता है जो बच्चा होता है उसको एक्यूट मतलब मसल्स वीकनेस होने लग जाती है, उसको बोलते हैं HHE, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स, टॉक्सिक शॉक। मीजल्स है, मीजल्स का जो AEFI होती है वो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का मतलब होता है अगर मीजल्स वैक्सीन को 4 आवर्स के बाद में अगर यूज़ कर ले जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की और ग्रोथ होने लग जाती है, वो क्या करती है, टॉक्सिन का सिक्रेशन करने लग जाती है। क्या, टॉक्सिन का सिक्रेशन करने लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो टॉक्सिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मोस्टली एंडोटॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार की जो मतलब AEFI होती है उसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट है KFD मतलब है किस्नर फॉरेस्ट डिजीज। ये क्या होती है, एक प्रकार की टिकबोन वायरल हेमरेजिक फीवर होता है, ये डिजीज होती है, उसको बोलते हैं KFD। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हुआ है गुलियन-बेरी सिंड्रोम। नेक्स्ट अपने TT का मतलब टिटेनस टॉक्सिन। मोस्टली ब्रेकियल न्यूराइटिस यानी अपने ब्रेकियल फ्लेक्सेस डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको ब्रेकियल न्यूराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन मीजल्स। यानी मीजल्स के अंदर डेथ का मोस्ट कॉमन
सॉरी कोज क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा और अपन के तुरंत एग्जाम मतलब माइंड में आता है कि हाँ मीजल्स का सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, वो तो मेनिंजाइटिस होता है, आपको पता है अपन। लेकिन अपन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, यानी डेथ का मोस्ट कॉमन कोज पूछा है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आपको मेनिंजाइटिस या एसएसपी सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनिनसेफेलाइटिस दिखा तो उसको बी को राइट कर दे। लेकिन ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर आएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी मोस्टली जो मीजल्स में डेथ होती है ना वो मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्पेशली जो निमोनिया होता है, निमोनिया उसकी वजह से डेथ होती है, निमोनिया की वजह से इसमें डेथ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत में कंफ्यूज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, यानी मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इन चाइल्ड्स, बच्चे में पूछा है फ्रेंड्स। अब अपन क्या करते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन को पढ़ते ही अपन तुरंत माइंड में आता है कि मम्स का कॉम्प्लिकेशन तो ओरकाइटिस और उफ्राइटिस होता है, या फिर अगर एग्जामिनर क्या करता है सी ऑप्शन भी दे देता है कभी कभी और सी में दे देता है ऑल दोनों। तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या करते हैं ओरकाइटिस और उफ्राइटिस दोनों को राइट मार देते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर अगर मतलब चाइल्ड में पूछा है तो चाइल्ड में मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो एनसेफेलाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये या फिर मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, अगर एडल्ट का पूछता है मेल एडल्ट का पूछता है तो ओरकाइटिस होगा, अगर एडल्ट फीमेल का पूछता है तो उसका आंसर होगा उफ्राइटिस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है चाइल्ड का, तो चाइल्ड का मोस्ट जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स में होता है वो मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशल ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे मैंने थोड़ा सा इनके बारे में लिख रखा है, जैसे एडल्ट मेल में पूछता है तो ओरकाइटिस, एडल्ट फीमेल में पूछता है तो उफ्राइटिस और चाइल्ड में पूछता है तो इसका मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे थोड़ा स्पेसिफिक गौर देना, चाइल्ड पे, चाइल्ड का मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, विच वैक्सीन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लियोफिलाजाइड वैक्सीन, यानी कौन सा वैक्सीन है जो लियोफिलाजाइड का मतलब होता है कि पाउडर फॉर्म का वैक्सीन नहीं है, लियोफिलाजाइड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म का वैक्सीन। अब इसमें जैसे येलो फीवर, बी है मीजल्स, ये बीसीजी और डी है ओपीवी। फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता है, जनमंगल कपल्स होते थे जिनको मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था, उनको बोलते थे जनमंगल कपल। तो एक ट्रिक था, जैसे मैं उस ट्रिक को लिखता हूँ, जैसे वाई बी जे एम सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे अपन याद रखते हैं कि मतलब लियोफिलाजाइड पाउडर फॉर्म वैक्सीन कौन कौन से हैं। वाई का मतलब होता है येलो फीवर, बी का मतलब होता है बीसीजी, जे का मतलब होता है जापान एन्सेफेलाइटिस, एम का मतलब होता है मीजल्स और सी का मतलब होता है चिकन पॉक्स। तो वाई बी जे एम सी, वाई बी को थोड़ा वो करके जनमंगल कपल्स, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 500 वैक्सीन है वो क्या होती है, लियोफिलाजाइड वैक्सीन होती है। और इसी ट्रिक से अपन मतलब ये भी याद कर सकते हैं, जो जितने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितने भी सबकटे वैक्सीन लगते हैं ना वो इन्हीं यही होते हैं, इनमें से बी को छोड़ के, बी होता है वो बीसीजी होता है वो इंट्राडर्मल लगता है, लेकिन और बी को छोड़ करके चारों जो वैक्सीन है यानी येलो फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स और जो चिकन पॉक्स है ये सब कट लगते हैं। इनको छोड़कर कोई भी इम्यूनाइजेशन में ऐसा वैक्सीन नहीं है जो सब कट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रूट को भी याद रख सकते हैं। तो इसमें से जैसे YBJMC में येलो फीवर भी था, ठीक है फ्रेंड्स, मीजल्स भी था, बीसीजी भी था, लेकिन ओपीवी नहीं है। ओपीवी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ओपीवी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा मैंने बताया तो ट्रिक YBJMC से याद रख सकते हैं। वाई का मतलब येलो फीवर, बी का मतलब बीसीजी, जे का मतलब जापानी एन्सेफेलाइटिस और एम का मतलब मीजल्स और सी का मतलब चिकन पॉक्स। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत एग्जामिनेशन में पूछता है कि जितने भी जो पाउडर फॉर्म लियोफिलाजाइड वैक्सीन होते हैं उनका मतलब किस में डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट रिकन्स्टिट्यूशन का पूछ लेता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है YBJMC के फॉर्म में उनको लिखना। और जो वाई मतलब येलो फीवर, फर्स्ट वाला येलो फीवर और जो लास्ट वाले दो है ना मीजल्स और चिकन पॉक्स, इन तीनों को हमेशा डिस्टिल वाटर में इनको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। यानी जो फर्स्ट वाला येलो फीवर और
दो लास्ट वाले जो मीजल्स और चिकन पॉक्स, इन तीनों को डिस्टिल वाटर में मतलब इनको डाइल्यूट करते हैं। और जो सेकंड वाला है बीसीजी, बीसीजी को हमेशा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में डाइल्यूट करते हैं और जापानीज एनसेफेलाइटिस को फॉस्फेट बफर में इसको डाइल्यूट करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनका डाइल्यूट पूछ लेता है कि येलो फीवर को किस में डाइल्यूट करते हैं, बीसीजी को किस में डाइल्यूट करते हैं, तो इनके बारे में पूछ लेता है फ्रेंड्स, इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ट टाइम ऑफ IUCD इंसर्जन, यानी IUCD इंसर्जन का सबसे अच्छा टाइम क्या है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बी है ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ MC साइकिल, सी है आफ्टर ओवुलेशन और डी है जस्ट बिफोर ओवुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो IUCD होती है उसको, जैसे आज मतलब MC साइकिल शुरू हुआ तो इसके 10 दिन तक, यानी MC साइकिल के शुरू होने से और 10 दिन तक अपन IUCD इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के या कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कभी पूछ लेता है कि जैसे पोस्ट परप्यूरियल टाइम होता है उसमें कभी IUCD इंसर्ट करेंगे, या इसके बारे में मैंने नीचे लिख रखा है। जैसे पोस्टमार्टम इंसर्जन पूछता है क्वेश्चन में, जैसे पोस्टमार्टम इंसर्जन पूछता है तो पोस्टमार्टम इंसर्जन में हमेशा विद इन फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के 1 वीक के बाद में अपन IUCD को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि पोस्टमार्टम इंसर्जन कब करते हैं, तो पोस्टमार्टम इंसर्जन 1 वीक आफ्टर डिलीवरी करते हैं। और अगर पोस्ट परप्यूरियल इंसर्जन, यानी पोस्ट परप्यूरियल का मतलब होता है कि जो परप्यूरियम पीरियड होता है, यानी डिलीवरी से जो 6 वीक का पीरियड होता है उसको बोलते हैं परप्यूरियल पीरियड। और पोस्ट परप्यूरियल पीरियड का मतलब होता है कि 6 वीक्स के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट परप्यूरियल पीरियड। तो इसको मतलब परप्यूरियल पीरियड में हमेशा यूट्रस का इनोवुलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो पोस्ट परप्यूरियल इंसर्जन आएगा तो यूट्रस के मतलब इनोवुलेशन के बाद में हमेशा IUCD अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पोस्टमार्टम इंसर्जन है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन, इसलिए इसको बहुत कम मतलब चांसेस में प्रिफेयर करते हैं। लेकिन अगर मोस्ट टाइम क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट इंसर्जन, तो इसका राइट आंसर आएगा MC साइकिल से 10 दिन तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे पहली स्टेज क्या होगी। ऑप्शन ए है रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी है प्रिपेयरनेस, ऑप्शन सी है मिटिगेशन और ऑप्शन डी है रिहेबिलिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका राइट आंसर हमेशा प्रिपेयरनेस मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन प्रिपेयरनेस इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो इसकी जो फेज होती है वो 5 फेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज होती है वो होती है मिटिगेशन, सेकंड फेज होती है प्रिपेयरनेस, थर्ड जो फेज होती है वो होती है कौन सी, रेस्पॉन्स, जो फोर्थ फेज होती है वो उसकी रिकवरी, और जो लास्ट फेज होती है वो उसकी रिहेबिलिटेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिटिगेशन का मतलब होता है जैसे मेरे यहाँ पे डिजास्टर मतलब कोई आने वाला है डिजास्टर, तो मैं डिजास्टर आने से पहले ही वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। ठीक है, तो डिजास्टर जो फर्स्ट फेज होती है वो हमेशा मिटिगेशन होता है। और जो प्रिपेयरनेस का मतलब होता है कि डिजास्टर से आने से पहले अपन प्रिपेयर हो जाते हैं कि अपन को क्या कैसे सामना करना है। रिकवरी का मतलब रेस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे डिजास्टर आ गया तो अपन उसमें क्या रेस्पॉन्स करते हैं, यानी उसको कैसे मतलब उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। और रिकवरी का मतलब होता है डिजास्टर के बाद में उसकी अपन किस प्रकार से रिकवरी कर रहे हैं, वो होगा रिकवरी। और रिहेबिलिटेशन का आपको पता ही है, डिजास्टर के बाद में जो भी मतलब अफेक्टेड पीपल्स हैं उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा वो, यानी डिजास्टर की जो फर्स्ट फेज आएगी वो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिटिगेशन, सी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है और मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिटिगेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो इंडिया में 23 दिसंबर 2005 को लॉन्च किया गया था। और हमेशा जो डिजास्टर रिडक्शन डे यानी वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे होती है वो अक्टूबर जो मंथ होता है ना उसका जो सेकंड वेडनेसडे आता है, यानी सेकंड वीक का जो वेडनेसडे आता है ना उसको हमेशा वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे अपना कम्युनिटी के जितने मतलब 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिए थे और उनके साथ साथ अपन ने उनके रिलेटिव थ्योरी का भी डिस्कशन किया था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट में भी 2-3 सीरीज लेके आएंगे, उसमें भी अपन कम्युनिटी के जितने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।